नमस्कार बच्चों। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले जो हमने पढ़ा है सेट्स पढ़ लिया था पहले वीडियो में, बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ा, रिलेशन पढ़ा है। सेकंड वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने वॉइड रिलेशन पढ़ा है, नल रिलेशन जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इफ ए कमा ए बिलोंग्स टू आर देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी सेम एलिमेंट कम से कम उसमें जरूर रहना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। If AB belongs to R and BC belongs to R, which implies AC also belongs to R, then the relation is transitive, and the relation which belongs to all these three categories are called equivalence relation. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे जो पढ़ेंगे वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, उसको वेन डायग्राम से समझेंगे, और इक्विवेलेंस क्लास। उसके बाद आपका थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन R is said to be anti-symmetric if AB belongs to R, then BA does not belongs to R। पहला तो है नहीं, AB अगर R को बिलोंग करेगा तो BA R को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये पहला है। एंड एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है AB belongs to R and BA also belongs to R, it is possible only when A is equal to B। बहुत सिंपल है, AB भी R को बिलोंग कर रहा है और BA भी R को बिलोंग कर रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब A और B क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1,1 रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक भी कहलाएगा, जो पहले पढ़ चुके हो, और एंटी सिमेट्रिक भी कहलाएगा। लेकिन 1,2 है और 2,1 हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। यानी यहां लिखा है A, B रिलेशन का एलिमेंट है, देन B, A शुड नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा। और दूसरा क्या है, A, B है और B, A भी है, तभी पॉसिबल है जब A और B क्या हो, आपस में इक्वल हो। यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, यही होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यानी किसी रिलेशन, किसी सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3 और उसका एक रिलेशन है 1, 1, उसका रिलेशन का एलिमेंट है 1,1, तो ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। एंटी सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन 1,2 है तो ये सिर्फ एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कंपोजिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन R is obtained by reversing each of the ordered pair of relation R। यानी रिलेशन में जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, उसको आप रिवर्स कर देंगे तो जो मिलेगा रिलेशन वही कहलाएगा उसका इनवर्स। बहुत सिंपल है। यानी इफ R is a subset of A और B के बीच में रिलेशन है, then R is a subset of A cross B, relation from A to B, then R inverse must be subset of what? B cross A, क्योंकि A से B अगर रिलेशन है तो B से A उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। वेरी गुड। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं R इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इसका एलिमेंट A, B होता है तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, B, A, सच दैट ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है कि ए बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो उसके इनवर्स का एलिमेंट क्या होगा, बी कमा ए होगा। वेरी गुड। अब देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी रिलेशन हमने लिखा
1x 2y 2z, ऐसा करके हमने रिलेशन लिखा। मान लो कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसका इनवर्स क्या लिखोगे? इसका जो ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर है उसको रिवर्स कर दो, x 1 y 2 z 2। तो ये जो हमें मिला वो इस रिलेशन का क्या है? इनवर्स है। इसके ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। अब ध्यान दीजिए इसका डोमेन क्या है? 1 2 2, यानी अगर इसका डोमेन लिखिएगा तो लिखिएगा 1 2, और इसका रेंज लिखिएगा x y z। एकदम सिंपल है। फर्स्ट कंपोनेंट के सेट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड कंपोनेंट के सेट को रेंज बोलते हैं। और इसका अगर आप डोमेन लिखिएगा तो लिखाएगा x y z, डोमेन लिखाएगा x y z, और इसका रेंज लिखाएगा 1 2। यानी जो रिलेशन का डोमेन है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है, और जो रिलेशन का रेंज है वो इनवर्स का डोमेन बन जाता है। आप देख सकते हैं डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स एंड रेंज ऑफ R इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। यहां तक समझ में आया? डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स एंड रेंज ऑफ R इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। इंटरचेंज हो गया। रिलेशन अगर फ्रॉम A टू B होगा तो उसका इनवर्स किसका सब्स्टिट्यूट होगा? B क्रॉस A का होगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। समझ में आया तक? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। इसको दो तरीके से समझाएंगे, एक तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह और एक वेन डायग्राम से लेके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या हो गया? इफ मोर देन वन रिलेशन वी कंबाइन मोर देन वन रिलेशन देन वी से कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन से ज्यादा रिलेशन को जब कंबाइन करेंगे तो जो रिलेशन बनेगा उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहां दो रिलेशन लेके देखते हैं। मान लेते हैं लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A to B and S be another relation from B to C। R A से B है और S B से C है। ध्यान रखना, यहां पे B कॉमन है। A से B R है, B से C S है। Then we define S of R, S of R, लेकिन इसको बोलते हैं हम R कॉम्पोजिट S। R कॉम्पोजिट S, R से S को कंबाइन करना है, S of R लेके लिखा जाता है। ठीक है, देन वी डिफाइन S of R फ्रॉम R A से B है, S B से C है, तो S of R जो कंबाइन होगा वो फ्रॉम A टू कहां होगा? C होगा। मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझा देंगे दोबारा से। फ्रॉम A टू C सच दैट AB belongs to R and BC belongs to S है, which implies, डबल इंप्लाइज करते हैं, AC belongs to क्या होगा? S of R for some B belongs to B। यानी AB अगर R को बिलोंग कर रहा है, BC S को बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखना B कॉमन है यहाँ पे, मतलब B का A से भी कनेक्शन है, रिलेशन है, और B का C से भी रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन है, लेकिन B का दोनों से रिलेशन है। तो जो कंपोजिशन होगा उसमें A का रिलेशन किसके साथ होगा? C के साथ। वही लिखा गया है, फॉर सम B बिलोंग्स टू B। यानी यहां पे A किसको बिलोंग करेगा? A को। B किसको बिलोंग कर रहा है? B को। और C किसको बिलोंग कर रहा है? C को। ठीक है, तभी A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से S में है, तो A का रिलेशन C से होगा, वो होगा S ऑफ R। ये भी एक तरह का रिलेशन ही है, जैसे R रिलेशन लिखा हुआ है, S रिलेशन है, वैसे ही S ऑफ R भी एक रिलेशन ही है। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। वो फ्रॉम A टू कहां होगा? C होगा। ठीक है, आपको वेन डायग्राम से समझाते हैं कैसे। ध्यान देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये रिलेशन एक बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आता है। नहीं समझ में आता है, जैसे गोली है, जैसे आपका ये लिखा हुआ है, सेट को दर्शाया गया है, यहां से यहां R रिलेशन है फ्रॉम A से B, B से C क्या है? इसको S बोले।
यहां से यहां ए से बी आर, बी से सी एस, तो यहां से यहां जो हुआ इसी को बोलते हैं एस ऑफ आर। होता है आर कॉम्पोजिट एस, लेकिन लिखते हैं एस ऑफ आर, ठीक है। एस ऑफ आर वो कहां, फ्रॉम ए टू कहां है, सी। अब देखिए इसमें मान हमने लिख लिया, एलिमेंट ले लिया 1 2 3, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड, और इसमें हमने एलिमेंट ले लिया ए बी सी। यानी ए जो सेट है उसका एलिमेंट है 1 2 3, बी जो सेट है उसमें एलिमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड, और सी जो है उसमें दिया है ए बी सी। रिलेशन जो है ए से बी का रिलेशन बहुत सारा हो सकता है, 3 × 3 2 की पावर 9 रिलेशन हो सकता है। मान लीजिए रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1x 2x 3y, एक रिलेशन दिया है 1x 2x 3y। वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, 1 का रिलेशन x से, 2 का रिलेशन x से, और 3 का रिलेशन y से। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब s आपको दिया हुआ है x a x b y c एंड z c, ये दिया हुआ है। x a x b y c z c हो सकता है, एकदम हो सकता है। हम डायग्राम से समझा देते हैं, x a x b y c z c। ये जो रिलेशन है ये s है, ये जो रिलेशन है वो r है, फ्रॉम a से b, दूसरा है s b से c। अब हम इस दोनों का यूज करके और वेन डायग्राम का यूज करके s ऑफ r निकालेंगे, जो फ्रॉम a से कहां होगा, c से होगा। यानी 1 2 3 का रिलेशन किसके साथ अब निकालेंगे, a b c के साथ। ध्यान दीजिएगा, s ऑफ r इक्वल्स टू, वेन डायग्राम से देखिए पहले 1 का x, x का a, तो फाइनली 1 का क्या होगा a, 1 का x, x का b, तो 1 का क्या होगा रिलेशन, b के साथ भी होगा। 2 का x, x का a, 2 का a के साथ भी होगा। 2 का x, x का b, 2 का b के साथ भी होगा। 3 का y, y का c, तो 3 का c के साथ होगा। इसके बाद तो और किसी के साथ है नहीं, y का और किसी के साथ है नहीं। ध्यान दीजिए यहां पे z का रिलेशन c के साथ है, लेकिन z का रिलेशन और किसी के साथ नहीं है। z का रिलेशन सिर्फ किसके साथ है, c के साथ, इधर किसी के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये जो है इसका एक s तो है, लेकिन इसका r में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां से आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यानी यही जो मेरा रिलेशन बना यही है s ऑफ r। वेन डायग्राम समझ गए इसको, बहुत सिंपल है। जो रिजल्ट आता है, जो कॉमन होना चाहिए, जिसका इधर भी कनेक्शन है इधर भी कनेक्शन है, कॉम्पोजिशन में यहां से लेके यहां तक का कनेक्शन करते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसको मान लो वेन डायग्राम से हम नहीं बनाते हैं, हम यहां से डायरेक्टली समझते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, 1 का x s ऑफ r निकाल रहे हैं, वो r कॉम्पोजिट s होता है। तो यहां से यहां देखेंगे 1 का x, x का a, तो 1 का a हो गया। 1 सारा पॉसिबिलिटीज देखना है आपको, 1 का x, x का b, तो 1 से b हो गया, देखो लिखा हुआ है। 2 का x, x का a, तो 2 से a लिखा हुआ है। 2 का x, x का b, तो 2 से b लिखा हुआ है। 3 का y, y से c, तो 3 से c लिखा है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, देखो वही चीज यहां लिखा हुआ है। तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, और ये नॉर्मल बिना वेन डायग्राम के भी इसको आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको 2 रिलेशन लिखा हुआ है तो आप उसका कॉम्पोजिशन आराम से निकाल सकते हैं। बस ध्यान देने की चीज क्या है कि अगर s ऑफ r लिखता है तो आप r कॉम्पोजिट s निकालेंगे, r ऑफ s लिखता है तो आप s कॉम्पोजिट r निकालेंगे। इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। और बीच में जब कोई हो जिसका दोनों साइड से कनेक्शन हो, तभी ये फाइनल 2 को रिलेशन में लिखा जाता है। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब आखिरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है इक्विवेलेंस क्लास। एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया गया कैसे निकालते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। बस कॉन्सेप्चुअल है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा जब तक अगर अच्छे से नहीं समझ में आएगा कोई भी चीज। इक्विवेलेंस क्लास, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ elements of set A which is related to element A according to given relation is called equivalence class of element A, and it is denoted as
बड़ी ब्रैकेट में ए को लिखते हैं। दैट इज ये भी क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। x where x belongs to a and x comma belongs to अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, एक सेट ए है, उस पर रिलेशन निकाला गया है। रिलेशन क्वेश्चन में मेंशन किया गया, आपको एक एग्जांपल लेके बताया गया था डिवाइड्स, 2 एलिमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, डिवाइड्स। हो सकता है डिवाइडेड बाय हो सकता है 2 एलिमेंट का सम 5 हो, ऐसा रिलेशन दे, हो सकता है कि a लेस देन b बोल दे, तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन करता है, इसलिए हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो 2 एलिमेंट के बीच का रिलेशन होगा। अब मान लेते हैं हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकलता है, हर एलिमेंट का, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 का भी इक्विवेलेंस क्लास होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। क्या होगा, मान लीजिए 1 का रिलेशन या तो 1 के साथ हो सकता है, या 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। तो जिसके जिसके साथ 1 का रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, जिसके जिसके साथ 1 का रिलेशन होगा, उसका जो सेट बनेगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास किस एलिमेंट का, 1 का। मान लो 1 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, जिसको नल सेट बोलते हैं। मान ले 2 का रिलेशन, जैसे हमने डिवाइड्स का बोला, ठीक है, तो 2 डिवाइड सिर्फ क्या लिखेंगे, 2। तो डिवाइड्स में 2 का रिलेशन किसके साथ है, सिर्फ 2 के साथ है कि नहीं। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, उसमें एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, 4, सॉरी 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 2 होगा और 4 होगा। 3 का रिलेशन 1 के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 डिवाइड्स 1 नहीं हो सकता है, 3 डिवाइड्स 2 नहीं हो सकता है, 3 डिवाइड्स 3 हो सकता है, तो 3 का रिलेशन 3 के साथ है। 3 डिवाइड्स 4 नहीं हो सकता है, तो 3 का रिलेशन सिर्फ किसके साथ है, 3 के साथ, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 4 का रिलेशन 1 के साथ नहीं हो सकता है, 4 डिवाइड्स 1 पॉसिबल नहीं है। तो जिसके जिसके साथ जिस एलिमेंट का रिलेशन होगा, मान ले 2 3 के साथ होता, जैसे 2 डिवाइड्स 2 भी है, 2 डिवाइड्स 4 भी है, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ भी, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, तो ये 2, 4 का जो सेट बनेगा वही होगा इक्विवेलेंस क्लास किस एलिमेंट का, 2 का। मान लो किसी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है ही नहीं रिलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 5 बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास का देखो डेफिनेशन क्या लिखे हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उसी सेट के एलिमेंट के साथ उसी का रिलेशन होता है, व्हिच इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ए, जो एलिमेंट ए के साथ रिलेशन रखेगा अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट व्हाट, वो ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा जिसका जिसका रिलेशन ए के साथ होगा, एंड इट इज डिनोटेड एज, बड़ी ब्रैकेट में को लिखते हैं, दैट इज ए इक्वल टू व्हाट, एक्स एलिमेंट है, ये वेरिएबल एलिमेंट है, जो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स कमा ए किसका एलिमेंट होगा, रिलेशन में होगा, मतलब ए का रिलेशन किसके साथ होगा, एक्स के साथ होगा। जिसके जिसके साथ ए का रिलेशन होगा उस एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही होगा इक्विवेलेंस क्लास उस एलिमेंट का। एक्स के साथ ए का रिलेशन, या आप बोल सकते हो ए का रिलेशन एक्स के साथ, तो एक्स का जो सेट बनेगा वही इक्विवेलेंस क्लास होगा किसका, ए का। बाकी जितना भी चीज है ये थ्योरेटिकल चीज है, अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं किए हैं इस पे, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल बेसिक चीजों का देखें, क्वेश्चंस करेंगे अब, तो धीरे धीरे सारा चीज डिस्कस होगा, जितना पॉसिबल क्वेश्चंस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लो लेवल से लेके मीडियम लेवल से लेके हाई लेवल तक सब डिस्कस करेंगे। आप देखना लेवल कोई भी हो, कॉन्सेप्ट वही यूज होता है जो आप पढ़ चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट को आप थ्योरी को उतने हल्के में नहीं लिया कीजिए, अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए चीजों को। नहीं समझ में आता है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें बात कर सकते हैं, आपको हैंड रिटन नोट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से एक जो 3 वीडियो है, तीसरा वीडियो है, आपको तीनों वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको रिलेशन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस अलग अलग तरह के मिलेंगे, तो फिर वो हम लोग जो भी कुछ बच जाता है अगर, तो वो हम क्वेश्चंस में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आरटी शर्मा का भी करेंगे, किसी से ना हो, या जो भी बुक्स है, जो भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम बना नहीं सकते, जितना पॉसिबल होगा उतना बनाएंगे। प्रीवियस ईयर जेईई के मेंस के एडवांस का पिछले 40 साल का क्वेश्चंस होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जेईई मेंस का एडवांस का। आप ये देखिए कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी हो, कॉन्सेप्ट बस इतना ही, बेस आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का, कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे रिलेशन पे, और जब ये खत्म हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा फंक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए भी और जेईई के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।